ओके, नेक्स्ट 1.2 में हमें बोला गया है हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, कैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ। सबसे पहले देखते हैं बैड हार्वेस्ट, भाई ड्राउट और हील की वजह से, ओलों की वजह से क्रॉप ढंग से नहीं होगी, ठीक है, ढंग से ना होने के कारण उनकी कटाई भी ढंग से नहीं हो पाई, तो बैड हार्वेस्ट हुआ। अगर क्रॉप ही नहीं हुई तो क्या होगा, स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन, अनाज में कमी आ गई, अनाज में कमी आ गई तो फूड प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए, ठीक है, बढ़ गए तो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो गरीब लोग तो बिल्कुल खरीद ही नहीं पाए ब्रेड, ठीक है। इसकी दो चीज़ें हुई, फूड रियॉट्स होने लगे, फूड के लिए संघर्ष करना पड़ गया, और वीकर बॉडी, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो बॉडी और वीक हो गई, बॉडी वीक हो गई, बॉडी वीक होने से क्या होगा, डिजीज़ एपिडेमिक्स, बीमारियां होने लगी, महामारियां होने लगी। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, बहुत ज़्यादा डेथ होने लग गई। और अगर फूड के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हो जाएंगी। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, कैसे हुआ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है। ये जैसे फिगर 4 में लिखा हुआ है द कोर्स ऑफ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये कोर्स है सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, कहने का मतलब क्या है कि उभरती हुई जो ग्रोइंग क्लास है, उभरती हुई जो मिडिल क्लास है, जो स्पेशल राइट्स प्रिविलेजेस जो मिले हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए कल्पना कर रही है, उनको ख़त्म करने की एक कोशिश कर रही है। तो कैसे करेगी, एनविजेस का मतलब यह है प्रिडिक्शन, कल्पना करना, प्रिविलेजेस का मतलब यह है स्पेशल राइट्स। क्लियर, कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है वो स्पेशल जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करके एक पहल कर रही है। क्लियर। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity. पास्ट में हमने देखा कि पीजेंट्स जो किसान थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में, विद्रोह में। किसके अगेंस्ट विद्रोह किया था उन्होंने, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट विद्रोह किया था, और फूड की कमी थी उनके अगेंस्ट विद्रोह किया था पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन सोशल और इकोनॉमिक चेंज के लिए उनके लिए रिसोर्सेज और प्रोग्राम बहुत कम थे ही नहीं, क्योंकि किस तरह से सिर्फ विद्रोह करने से काम नहीं चल रहा था, उनके पास सोर्सेज नहीं थे, कोई प्रोग्राम नहीं था कि किस तरह से हम सोशल और इकोनॉमिक चेंज करें अपनी, ठीक है। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। फिर ये जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कैसे प्रिविलेजेस के बारे में बोलें कि कैसे क्या रिवॉल्ट करें, तो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन लोगों ने उठाई जो प्रॉस्परस थे, जो समृद्ध थे और जो एजुकेशन के साथ नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। पीजेंट्स और वर्कर्स के पास तो कोई प्रोग्राम्स और मीन्स तो थे ही नहीं, तो ये चीज़ अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई, थर्ड स्टेट वालों ने उठाई, जो प्रॉस्परस थे, थोड़े रिसोर्सेज जिनके पास ज़्यादा थे, मतलब जो अमीर थे थोड़े से, और जो लोग पढ़े लिखे थे जिनके पास न्यू आइडियाज़ थे कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अब कुछ करें इन प्रिविलेजेस को हटाने के लिए, ठीक है। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer member of society। भाई 18th century witness है कि उस टाइम उदय हुआ था सोशल ग्रुप्स का, नए सोशल ग्रुप्स बने थे, उन सोशल ग्रुप्स को मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी वेल्थ कमाई की थी, कैसे की थी, ओवरसीज व्यापार करके, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स को बना के मैन्युफैक्चर करके, जैसे वुलन और जो सिल्क टेक्सटाइल है वो बनाई उन्होंने, और या तो उन्होंने फिर एक्सपोर्ट कर दी या अमीर लोगों ने उनसे खरीद ली, ऐसे उन्होंने पैसा कमाया। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। भाई मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चर तो थे ही, ठीक है, मिडिल ग्रुप में। अब थर्ड स्टेट में कौन कौन से और आते थे, कौन कौन से किस किस प्रोफेशन के आते थे, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आते थे थर्ड स्टेट में। मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर तो पहले से ही थे, तो लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी इंक्लूड होते थे थर्ड स्टेट में।
ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेड बाय बर्थ। भाई सारे ये जो थे वो सब एजुकेटेड थे और ये विश्वास करते थे भाई सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को जन्म से कोई स्पेशल अधिकार नहीं होना चाहिए। रादर अ पर्सनस सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट। भाई जो एक आदमी की सोशल पोजिशन होती है, एक पोजिशन जो होती है सोसाइटी में, वो इसके मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, उसके टैलेंट के ऊपर उसे मिलनी चाहिए। क्लियर है? This ideas envisioning a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as अच्छा ये जो आइडिया था, इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे ये लोग कि भाई जिसमें फ्रीडम हो, इक्वल लॉ हो, मतलब जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल हो और सारे अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हों। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जिस टाइप की सोसाइटी चाह रही थी, फ्रीडम, इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो ये दो फिलोसोफर हैं जिन्होंने इस आइडिया को आगे किया। एक है जॉन लॉक, एक है जीन जैक्स रूसो। ठीक है, इन दोनों ने इस सोसाइटी जो वो कल्पना कर रहे थे कि भाई ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, इस आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया, आगे सबको इसके बारे में बताया। ठीक है, इन हिज 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, लॉक ने 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में अपनी इस किताब में लिखा है, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। भाई 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने ये कहा है, ये सॉर्ट मतलब यहाँ बताया है कि भाई राजा के जो देवी और निरकुश अधिकारों का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत है। मतलब उसने खंडन किया है, रिफ्यूट का मतलब है यहाँ उसने बुराई की है उस चीज़ की, उसके अगेंस्ट बोला है कि जो बिलीव्स हैं कि आप डिवाइन पावर हो, राजा ही सब कुछ है, और एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क, और मतलब राजा के पास ही सिर्फ अधिकार होंगे या ये है, तो ये चीज़ गलत है। किसने कहा? ये लॉक ने कहा अपनी किताब में 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ form of government based on a social contract between people and their representative। जो रूसो था उसने इस आइडिया को फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया कि भाई ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ताकि लोगों की बात रिप्रेजेंटेटिव सुने और उन्हें पूरा करे। क्लियर है? इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between legislative, executive and judiciary। भाई स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने कहा, ये इसकी किताब है मॉन्टेस्क्यू की, इसने कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उसकी पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए। जैसे पावर को 3 भागों में डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। फिर अगर पावर डिवाइड हो जाएगी तो सब अपना काम डिपार्टमेंट वाइज अच्छे से करेंगे। ठीक है, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द USA। ये जो मॉडल था डिवीजन ऑफ पावर का, ये USA में लागू हुआ। कब लागू हुआ? आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जो फ्रांस ने 13 कॉलोनीज जो थी, जो ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाई थी, उसके बाद इन कॉलोनीज़ में फिर USA में ये लागू हुआ डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट सैम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसने जो गारंटी ली है कि इंडिविजुअल के राइट को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो एक सैम्पल थी किसके लिए? पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, फ्रांस के लिए। कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके जो उसने इंडिविजुअल राइट दिए थे, जो वो उसको इम्पोर्टेंस दे रहा था, उसके लिए एक सैम्पल थी कि ठीक है हम भी अपनी कंट्री में ऐसा ही करेंगे जैसे अमेरिकन लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके राइट्स को ध्यान में रख रहे हैं। क्लियर? द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसोफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। जो आइडियाज़ थे इन फिलोसोफर के, जो मॉन्टेस्क्यू थी और जो जॉन लॉक ने कहा था और रूसो ने कहा था, उन फिलोसोफर के सारे आइडियाज़ जो हैं वो सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेज में और बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द
बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। भाई ये जोर जोर से बोल के ग्रुप्स में भी सुनाई जा रहे थे ताकि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उन तक भी ये बात पहुँचे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम प्रिविलेजेस। फिर ये न्यूज़ आई कि लुइस 16 जो है, जो किंग है, वो प्लान कर रहा है कि वो आगे और टैक्सेस देगा, मतलब और टैक्सेस लगाएगा। ठीक है, किस लिए लगाएगा? ताकि स्टेट के एक्सपेंसेस ढंग से हो सकें। तो ये सुन के लोगों में और गुस्सा हो गया और वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।